नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 1, मनोविज्ञान एक विज्ञान। पहले चैप्टर का ये चौथा वीडियो है जिसमें हम आज बात करेंगे मनोविज्ञान के विविध अभिगमों की, यानी कि अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों की। दोस्तों, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार को समझने और समझाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अभिगम हमें प्राप्त हुए, या दूसरे शब्दों में कहे तो अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों का जन्म हुआ। किंतु कोई भी एक अभिगम मनोविज्ञान को पूर्णतः समझाने के लिए सक्षम नहीं है, और इसीलिए सारे अभिगमों के बारे में समझना आवश्यक है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो अभिगम दिए, उनमें से जो मुख्य है उनकी हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है जैवीय अभिगम, यानी कि बायोलॉजिकल अप्रोच। व्यावहारिक अभिगम, यानी कि बिहेवियरल अप्रोच। तीसरा है बोधात्मक अभिगम, यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच। चौथा मनोगत्यात्मक अभिगम, यानी कि साइकोडायनेमिक अप्रोच। पांचवा है मानववादी अभिगम, यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। और छठवां सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम, यानी कि सोशल कल्चरल अप्रोच। आइए इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं जैवीय अभिगम की। दोस्तों, जैवीय अभिगम मानव व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति के मूल में स्थित, यानी कि हमारे जन्म के साथ ही जो हमारे शरीर के भीतर ही स्थित है, ऐसे रंगसूत्र, जनिन तत्व, ग्रंथियों के रसस्त्राव, चेता प्रवाह, शरीर रचना, ज्ञानेंद्रियां, स्नायु तंत्र, कर्मेंद्रियां आदि सबका आधार लेता है। इस जैवीय अभिगम के विकास में वेबर, फेकनर, हेल्महोल्ट्ज आदि का विशेष योगदान है। इस अभिगम में अध्ययन के लिए शस्त्रक्रिया, विद्युत उद्दीपन एवं जैव रासायनिक पद्धति एवं साधनों का उपयोग किया जाता है। किंतु यह अभिगम व्यवहार के साथ अनुवंश, जनिन तत्व और मस्तिष्क किस तरह संलग्न है, यह समझाने में यह अभिगम असफल रहा। हमारे आंतरिक अनुभव और कुछ प्रकार के व्यवहार को समझाने में भी यह अभिगम असफल रहा, क्योंकि हम मनुष्यों का जो व्यवहार है वह सिर्फ जैवीय अभिगम पर आधारित नहीं रह सकता। हमारा कुछ व्यवहार सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर आधार रखता है। तो इस प्रकार जैवीय अभिगम की अपनी मर्यादाएं हैं, और इसीलिए उसके बाद व्यावहारिक अभिगम आया, बिहेवियरल अप्रोच। वॉटसन ने मनोविज्ञान को सिर्फ व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिचित कराया और व्यावहारिक अभिगम दिया। व्यक्ति को केवल व्यवहार के द्वारा ही समझा जाना चाहिए, और वॉटसन ने तो यहां तक कहा कि उसमें भी सिर्फ उसी व्यवहार द्वारा जिसका वस्तुलक्षी ढंग से निरीक्षण किया जा सके। यानी कि वॉटसन तो ऐसे ही व्यवहार का अध्ययन करना सही समझते हैं कि जिसको हम बाह्य रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। वॉटसन का व्यवहारवादी अभिगम व्यवहार को उद्दीपक के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया के रूप में परिचित करवाता है, और इसीलिए इसे उद्दीपक प्रतिक्रिया अभिगम के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा कि व्यावहारिक अभिगम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे उद्दीपक प्रतिक्रिया अभिगम के रूप में भी जाना जाता है। इस अभिगम में वॉटसन के साथ साथ स्किनर, ग्रथी और टॉलमैन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब बात करते हैं तीसरे, यानी कि बोधात्मक अभिगम की, कॉग्निटिव अप्रोच। दोस्तों, व्यावहारिक अभिगम में ऐसा हुआ
कि मनुष्य के व्यवहार की अत्यधिक यांत्रिक जानकारी लेने की शुरुआत हुई। इसके कारण ज्ञानात्मक या बोधात्मक अभिगम विकसित हुआ, क्योंकि व्यावहारिक अभिगम सिर्फ और सिर्फ बाह्य व्यवहार का ही अध्ययन करता था। क्योंकि बोधात्मक अभिगम ऐसा मानता है कि मानव यंत्र ऐसा यंत्र नहीं है कि उद्दीपक के प्रति सीधी प्रतिक्रिया दे अथवा आदेशों के अनुसार ही क्रिया करे, जबकि व्यवहारवादियों के मतानुसार मनुष्य टेलीफोन जैसा यंत्र है जिसमें उद्दीपक और प्रतिक्रिया ये दो ही सिरे दिखाई देते हैं। जबकि बोधात्मक अभिगम के अनुसार मनुष्य कंप्यूटर जैसा यंत्र है। इस अभिगम के अनुसार उद्दीपक के सम्मुख प्रतिक्रिया के बीच मनुष्य की स्वतंत्र विचार शक्ति भी आती है, और इसीलिए मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए मात्र उसके बाह्य व्यवहार को ही न देखकर उसके लिए विचार, स्मृति, समस्या के उपाय, निर्णय प्रक्रिया जैसे जटिल परिबलों को भी समझना आवश्यक है। और बोधात्मक अभिगम इन सारे जटिल परिबलों को समझने का प्रयास करता है। बोधात्मक अभिगम के बाद आया मनोगत्यात्मक अभिगम, साइकोडायनेमिक अप्रोच। दोस्तों, ये मनोगत्यात्मक अभिगम मनुष्य के मन के अज्ञात पहलू पर जोर देता है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हुए अचेतन मन के सिद्धांत के आधार पर व्यवहार के लिए उसमें निहित व्यावहारिक शक्ति को जिम्मेदार बताया जाता है, और यह जो अभिगम है वह व्यक्ति के अचेतन मन को उसके व्यवहार के लिए जिम्मेदार मानता है और उसका अध्ययन करता है। यह अभिगम मनुष्य की सुख प्राप्त करने की इच्छा, ईड़ा, ईगो, सुपर ईगो तथा मन के जागृत, अर्धजागृत, अजागृत पहलुओं और मनोजातीय विकास के सिद्धांत के आधार पर व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। दोस्तों, ये जो मनोजातीय विकास के सिद्धांत की बात आई उसको हम आगे मानव विकास चैप्टर में समझने वाले ही हैं। तो उसके आधार पर मनुष्य का जो व्यवहार है वह मनोजातीय सिद्धांत पर आधारित है। इस अभिगम के मतानुसार मनुष्य मूलभूत रूप से अनिच्छनीय और अज्ञात प्रेरणाओं से व्यवहार करता है। यानी कि मनुष्य के बहुत से व्यवहार तो ऐसे होते हैं कि उसको खुद को भी पता नहीं होता कि यह व्यवहार उसने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। ऐसी अज्ञात प्रेरणाएं भीतर से उसे आदेश देती है और उससे वह व्यवहार हो जाता है। साथ ही मनुष्य अपनी मूलभूत इच्छाओं को किसी भी प्रकार से पूर्ण करने का प्रयास करता है। फ्रॉइड के इस मनोगत्यात्मक अभिगम के बाद मानववादी अभिगम विकसित हुआ। मनोगत्यात्मक अभिगम के निराशावादी चित्र के विरुद्ध में मनुष्य का आशावादी चित्र चित्रित करने वाला मानववादी अभिगम आया। इस अभिगम में अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, एरिक फ्रॉम जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसका विकास किया। ये इसके प्रणेता रहे। यह अभिगम मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखने वाला, स्व विकास की इच्छा रखने वाला, विधायक दृष्टि बिंदु वाला दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य में निहित अच्छे पहलुओं पर वह जोर देता है और इसीलिए इस अभिगम को मानववादी अभिगम कहा गया है। मानववादी अभिगम के बाद सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम आया, यानी कि सोशल कल्चरल अप्रोच। मनुष्य के अच्छे या बुरे व्यवहार के लिए वातावरण जिम्मेदार होता है। मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में पलता बढ़ता है, विकसित होता है, उस प्रकार की समझ, उस प्रकार का उसका व्यवहार भी विकसित होता है और इसीलिए मनुष्य के व्यवहार के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परिबलों को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अभिगम बताता है कि मनुष्य के व्यवहार के लिए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, कक्षा, स्तर और
भूमिकाएं भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार के पर्यावरण में रहता है उसका असर उसके ऊपर हुए बिना नहीं रहता। तो दोस्तों, ये हुए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण अभिगम। इनमें से कोई भी एक अभिगम संपूर्ण नहीं है और इसीलिए सारे अभिगमों का अध्ययन करना आवश्यक है, और इसीलिए हमने इन सारे अभिगमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ हमारा यह मुद्दा मनोविज्ञान के अभिगम पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इन अभिगमों को अच्छे से समझा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।